वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही हमने जो है यहाँ पर फिर हमने बायो सावर्ट का लॉ पढ़ा है, और बायो सावर्ट का लॉ पढ़ने पर हमने यहाँ पर पढ़ा था एक चीज आई थी म्यू नॉट। जो म्यू नॉट था वो क्या था, वो निर्वात की चुंबकशीलता थी। और उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे, तब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता और एक हो गई निर्वात की चुंबकशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट हो गया और एक कौन हो गया, म्यू नॉट हो गया। तो अब हम बात ये करने वाले हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो दोनों होते हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है, आखिर इनमें क्या रिलेशन है, और इन दोनों में गुणा करते हैं, इनका भाग करते हैं, या फिर कोई चीज जब हो जाए तो फिर हम उसका क्या अर्थ निकालेंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात इसी पे करने वाले हैं और यहीं से हम अपना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, यहां पर हम रिलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड, और क्या होगा जी, आपका म्यू नॉट होगा। यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो एप्सिलॉन नॉट हो गया और एक क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया। ठीक है, अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो क्या हो गया, ये हो गई आपकी हेडिंग कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है, इस चीज पर हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर भी आ जाता है, जो है कभी कभी ये भी होता है कि प्रूव दैट, यानी कि आपके लिए क्या करना होगा, वहां पर प्रूव दैट करना होगा। क्या प्रूव दैट करना होगा, एक बटे अंडर रूट म्यू नॉट और अंडर रूट में ही एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका किसके, सी के। जहां सी क्या है, जहां सी बराबर है प्रकाश की चाल, सी क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल है, सी क्या है, प्रकाश की चाल। और यहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहां पर आपको इन दोनों में ही क्या है, संबंध करना होगा कि इन दोनों में संबंध क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और जब इसको एक बट्टे अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये सी के बराबर हो जाता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये आपके लिए प्रूव करना है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है कि ये वाला, यानी कि ऐसा रिलेशन दिया गया होगा और उसमें चार रिलेशन में से कोई भी तीन क्या होंगे, गलत होंगे, और एक क्या होगा, सही होगा। तो आपको सही क्या है, टिक करना होगा। तो ये वाला क्या होता है, बिल्कुल सही, कि एक में अंडर रूट में अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का गुणा है और उसकी वर्गमूल चढ़ा है और वो एक के बट्टे में है, तो वो किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसका दूसरा फॉर्मेट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर। क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस दोनों तरफ वर्ग वर्ग कर देंगे तो सी पे भी वर्ग चढ़ जाएगा और इस पे भी वर्ग चढ़ जाएगा, तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, हट जाएगा, और फिर क्या बचेगा, यहाँ पर इधर की साइड में वर्ग चढ़ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और एक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। तो हमें यही क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमारे लिए, एक बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आप नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो यहां पर देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए बताइए, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपको मैंने पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था कि 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। और फिर इसके बाद दूसरी बात मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर वो कितना पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको 10 की पावर -7। दो चीजें हमने पढ़ी थी। क्या, पहला बात हम ये जानते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जानते हैं। पहली बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 होता है, ये भी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं कि फिर हम इनका करें क्या। इसको बना दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिएगा, समीकरण जो 1 है उसमें डिवाइड कर दीजिए समीकरण 2 का। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर हम क्या कर देंगे, समीकरण सेकंड का भाग कर देंगे, करने पर। तो समीकरण सेकंड का भाग करने पर क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और बराबर किसके है, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 है। और नीचे क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बराबर क्या होगा, 10 की पावर -7 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा।
अब जब हमने इसको ऐसा कर लिया तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे करके बट्टे में यूं करके भी लिख सकते हैं 1/4 पाई किसके बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ पे जो नीचे था μ0/4 पाई वो किसके बराबर था 10 की पावर -7 के बराबर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर μ0/4 पाई, ये अब देखिए 4 पाई से क्या होगा, 4 पाई को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कट जाएगा ये 4 पाई से 4 पाई, और ये जो म्यू नॉट है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, ये ऊपर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर जाके कट जाता है, और ये यहाँ पर क्या है म्यू नॉट पहुंच गया। तो यहाँ पर हो गया 1/, यहाँ पर म्यू नॉट हो गया इसके अंदर, और क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, तो ये है 10 की पावर -7, तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 10 की पावर 10 का 7 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 1/μ0, और यहाँ पे हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 10 की पावर 16। अब यहाँ पे क्या करें, अब देखिए अब हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इसके साथ है एक साथ ये दोनों। अब यहाँ पे इस 9 को क्या करें 3 लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखें 10 की पावर 8, और इस पर हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, इस पर हम क्या कर देते हैं वर्ग। अब देखिए वर्ग जब 3 पे आएगा तो क्या कर देगा, इसको ना कर देगा, और ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, c बराबर क्या होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, c का अर्थ क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात की प्रकाश में जो चाल है वो कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर 8 जो लिखा हुआ है उसकी जगह c लिखेंगे, और इस पर क्या चढ़ा देंगे हम वर्ग चढ़ा देंगे। अब जब हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर की दिशा में क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल, क्योंकि अब जो है यहाँ पर क्या होगा 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट दोनों पे क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल, तब यहाँ से क्या हट जाएगा वर्गमूल हट जाए, ये वर्ग हट जाएगा। ठीक है, इधर क्या चढ़ाते हैं वर्गमूल चढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक भी वर्गमूल या वर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, तो बिल्कुल वो खत्म है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है μ0 बचता है, और यहाँ पर क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट, और उस पर क्या चढ़ा दिया जाता है वर्गमूल, और वो बराबर किसके होता है c के। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट में या तो ये वाली कंडीशन आ जाए तो ये भी सही है, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो ये भी सही है, और ये वाली कंडीशन आ जाए तो ये भी सही है। मुख्य रूप से आप ये बात याद रखिए कि 1/√, में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है c के बराबर होता है। बाकी आप इसी का वर्ग करके इसी को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे करने के बाद आप जो है इसे सही कर पाएंगे। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मेट ऐसे करके बना सकता है, वो मान लीजिए कि 1/c यहाँ पे दे सकता है, और यहाँ पर कह सकता है μ0 एप्सिलॉन नॉट वर्गमूल में। ये भी क्या है आपका रिलेशन एकदम से सही है, μ0 एप्सिलॉन नॉट को वहां पे भेज दिया गया, c को नीचे ले आए, तो ये भी रिलेशन कैसा होगा बिल्कुल आपका सही होगा। तो ये बात है, आप इसे क्या है जल्दी से नोट करें। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आप सिद्ध करना सीख गए कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो उसका जो 1/में वर्गमूल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब फिर से हम वापस लौटते हैं और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में मैंने आपको पढ़ाया था बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ठीक है, किसी धारावाही चालक तार के कारण क्या बताता है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा ये। अब बात यहाँ पे आती है कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताता है तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर जो बायो-सावर्ट का नियम था वो b बराबर क्या था μ0/4 पाई, और यहाँ पर क्या था I डेल्टा l, और यहाँ पर क्या था साइन थीटा, और यहाँ पर क्या था r²। ये था बायो-सावर्ट का नियम कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, लंबखंड की लंबाई डेल्टा l के समानुपाती होता है, वहां बनने वाले कोण के समानुपाती, और जो दूरी थी वर्ग उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डेरिवेशन करेंगे, यानी वो डेरिवेशन जो होगा उसको हम अपना हेडिंग बना लेंगे, अपना टॉपिक बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे कि धारावाही कुंडली के कारण क्या करने, किसके कारण धारावाही कुंडली, यानी धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, धारावाही जो आपकी कुंडली है उसके केंद्र पर क्या करेंगे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, चुंबकीय
क्षेत्र। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये चीज हमारे लिए क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सही है, धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, समझिएगा। पहली बात तो यह है कि कुंडली और लूप क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई वायर है, तार है, और तार के हम कई सारे फेरे ऐसे करके लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी। तो हमने वही काम किया, यहाँ पर क्या किया है, एक ऐसे करके धारावाही लूप बना लिया, या फिर हमने क्या बना ली, यहाँ पे हमने कुंडली बना ली इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बन गया, लूप समझ लीजिए या फिर कुंडली समझ लीजिए। लूप को कुंडली में चेंज कर दें। अगर एक फेरा लगा हुआ है तो इसका मतलब है क्या है, ये अभी लूप है, और अगर इसमें एक से ज्यादा फेरे हैं तो क्या होगा, ये कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम लूप या कुंडली कुछ लेके चल रहे हैं, और फिर कुंडली की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ बाद में जाकर के ऐड कर देंगे n फेरों की संख्या। अगर n फेरों की संख्या है, एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और फिर अगर उसमें n फेरे हैं तो आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन जब n से कर देंगे तो वहां पर n फेरों की संख्या क्या होगी, निकल आएगी। ओके, चलिए, तो यहां पर क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कुंडली है, हमारे पास क्या है, एक कुंडली है, और वो क्या है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। जो कुंडली है हमारी, उसकी त्रिज्या कितनी है, मान ली गई है, हमने r मान ली है, और इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जबकि इस कुंडली में कितना धारा बह रही है, I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी पर लिखना बहुत आसान है। जो भी आपको चित्र में दिखाया गया है, जो भी हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, आपको यहाँ पे लिखनी है। तो कोई भी थ्योरी हो, कोई भी चित्र हो, उसके बारे में आप सिर्फ यहाँ से ध्यान रखें। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कंसंट्रेट बना के उसे समझने का प्रयास करना है कि जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या हम वही लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही लिखते हैं। ठीक है, यही सारी विषयों के लिए क्या है, आपको फॉर्मुलेट करना है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आपके पास अभी पर्याप्त है, ऐसा विशेष परिस्थिति नहीं बनी है अभी। क्या है, आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि समय की मांग है। आप जो है अपना बुक से, मॉडल से भी क्या है, अपने सिलेबस को आसानी से कवर कर पाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है, इसमें परेशान बिल्कुल भी ना हो। ओके, बाकी सारी समस्याएं जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप शेयर करिएगा हमसे, तो हम क्या है, उसे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो इसके कारण अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या करें, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि एक क्या है, यहाँ पर तार है, एक धारावाही तार, एक धारावाही तार। आपके सामने क्या दिखाया गया है, एक तार दिखाया गया है। तो एक धारावाही तार जो कि आर त्रिज्या की कुंडली के रूप में एक तार है धारावाही, वह आर त्रिज्या की कुंडली के रूप में बना हुआ है, या लिपटा हुआ है, कैसे भी कह सकते हैं, बना हुआ है। क्या है, बना हुआ है। इसकी केंद्र से दूरी, यानी कि इसकी जो परिधि होगी, इसकी परिधि की केंद्र से दूरी r है। कितनी दूरी है, r दूरी है। इसके केंद्र से यहां तक की दूरी बताई है हमने, क्या बताई है, r है। तथा इसमें I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जितनी भी धारा होगी वो इसका मान यहाँ पे होगा, दिया होगा। I धारा प्रवाहित हो रही है। तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें मैंने कोई लंबी चौड़ी बात लिखी बिल्कुल भी नहीं लिखी। जो चीज मैं लिख रहा हूं वही आपको पेपर में लिखनी है। पेपर में आप क्या है, टीचर हैं, और जो चेक करने वाला है, जो कॉपी पढ़ने वाला है, वो क्या है, एक स्टूडेंट है। तो आप उसे उतने ही बेहतरीन तरीके से, उतनी ही अच्छे तरीके से क्या है, पढ़ा दीजिए, उतने अच्छी तरीके से इसे समझा दीजिए। तो आपके मार्क्स क्या है, स्वयं अच्छे आएंगे। आप अपनी बात को क्या है, अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा, ऐसे जैसे कि अब आप अध्यापक हैं और वो सामने पढ़ने वाला क्या है, एक अनजान व्यक्ति है। तो उसको जितना फुल डिटेल्स और जितना अच्छे से आप समझा पाएंगे, वह उतना ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। चलिए, तो फिर आगे हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तब हम कुंडली को छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर
लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, हम उस कुंडली को छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कुंडली छोटे ऐसे ऐसे पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, जो क्या है, डेल्टा एल है। जो कैसे हैं, डेल्टा एल है, छोटे छोटे लघुखंड हैं इसमें, और उस पूरे को जोड़ने के बाद क्या बनाई गई है, एक कुंडली बनाई गई है। तो कुंडली छोटे छोटे खंडों से, क्योंकि फिजिक्स का ये लॉ है, ये हमारा तरीका है कि पहले हम छोटे से खंड के कारण वहां पे चीज को ज्ञात करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद उसका पूरा का पूरा मान हम ज्ञात कर पाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप कर पाएंगे, इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, मान सकते हैं। तब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार तब क्या होगा, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सावर्ट के नियमानुसार, बायो-सावर्ट का जो नियम है उसके अनुसार, नियमानुसार बायो-सावर्ट का नियम है b बराबर जो होता है, लेकिन यहां पर आप क्या लगाएं, dv लगाएं। क्यों, क्योंकि आप छोटे से खंड के कारण निकाल रहे हैं। तो dv बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या होगा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तार में, I, कितने के कारण निकाल रहे हैं आप, डेल्टा एल के कारण। यहां पर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, लेकिन यहां पर साइन कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री लिखा जाएगा, और यहां पर दूरी कितनी लिखी जाएगी, आर स्क्वायर, यानी कि आर ही लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि दूरी भी आर है। यहाँ पर डेल्टा एल उसकी लंबाई ली गई है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, सेम है। ये बायो-सावर्ट का नियम था। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर थी, इसलिए आर स्क्वायर लगाया। अब ये 90 डिग्री क्यों लगाया, क्योंकि जो इसकी जो स्पर्श रेखा होती है यहाँ पर, और ये जो त्रिज्या यहाँ पे होती है, त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा होती है, इनके बीच का जो बना हुआ कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पर त्रिज्य कोण जो होगा, कौन सा कोण है, ये त्रिज्य कोण है, क्योंकि त्रिज्य कोण जो होता है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, इसलिए आप कितना लगा रहे हैं, यहाँ पे साइन 90 लगा रहे हैं। ओके, dv बराबर यहाँ पर आप क्या करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर लें, फिर यहाँ पर आई कर लें, फिर यहाँ पे डेल्टा एल कर लें। साइन 90 की जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं, तो dv बराबर जो होगा आपका वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई हो गया आपका, डेल्टा एल हो गया, और यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली चीज जो है बन के आई, ये वाली चीज क्या बन के आई है कि इस कुंडली के छोटे से खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, वो ये होगा। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। क्या बना दिया आपने इसे, समीकरण नंबर 1 बना दिया, ठीक है। तब पूरी कुंडली के कारण, तब क्या होगा, पूरी कुंडली यानी कि पूरे तार के कारण कह सकते हैं, पूरे क्या कह सकते हैं, पूरे तार के कारण, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी पूरे तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाती है तो वो कितना होगा। तो जब जानते हैं कि जब यहाँ पर क्या है, पूरे के कारण आप ज्ञात करना चाहते हैं तो समाकलन करते हैं, क्योंकि पूरा जो होता है वो क्या होता है, समाकलन। तब समीकरण जो 1 बनाया है आपने, समीकरण फर्स्ट का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 का समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। इधर कर देता हूं मैं इस डेरिवेशन को आगे की तरफ। अब जो हम बढ़ाएंगे वो कहां पर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा देंगे, ठीक है, आप बाद में क्या है नोट कर लेना। अच्छा चलिए, तो फिर यहाँ पर हम क्या करिएगा, समाकलन कीजिए। यहाँ पर हो गया आपका dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर क्या था, आई था, डेल्टा एल था, और नीचे क्या था आपका आर स्क्वायर था, और इसके आगे भी क्या लगा दिया आपने, समाकलन, समाकलन का चिन्ह लग गया। अब देखो समाकलन का चिन्ह यहाँ पे जब लगेगा तो ये dv के आगे लगा है, यानी कि छोटे से खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो पूरा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, ये d कट जाएगा, यानी समाकलन डिफरेंशिएशन दोनों के चिन्ह आए, कट गया, यानी कि सीधा सीधा ये समझ लीजिए कट गया, या फिर ये समझ लीजिए कि पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, b है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, b बराबर। अब देखो समाकलन या अवकलन केवल उन राशियों के होते हैं जो परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, जिनके मान क्या है, लगातार यहाँ से वहां से यहाँ से ऐसे करके बदलते हैं, उनके होते हैं। बाकी जो राशियां स्थिर है, जैसे 5 है, 5 का समाकलन करोगे 5 ही रहेगा, उसका समाकलन या अवकलन नहीं किया जाता। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, नियत राशि है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा, सेम टू सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई धारा प्रवाहित हो रही है तो आई ही प्रवाहित होगी, वो भी नहीं बदलेगी, तो उसका भी समाकलन नहीं करेंगे।
दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो है ये भी क्या है आपकी फिक्स रहेगी, इसकी जो त्रिज्या है वो भी फिक्स है। नियत है, नियत का मतलब होता है जो नहीं बदल रही है, जिसका मान नहीं बदल रहा है, उन चीजों का समाकलन अवकलन हम बिल्कुल नहीं करते। तो त्रिज्या भी नहीं बदलेगी, धारा भी नहीं बदलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान भी नहीं बदलेगा। तो बदलेगी तो क्या चीज बदलेगी, वो बदलेगा यहाँ पर डेल्टा एल। हमेशा ही यहाँ पे जब हम ऐसे करके घूमेंगे तो क्या चीज में बढ़ोतरी है रही है, किसमें बढ़ोतरी घटोतरी जिसमें हो रही है वो क्या है, वो है आपका डेल्टा एल। तो समाकलन जो होगा वो किसका होगा, केवल और केवल डेल्टा एल का होगा। b बराबर म्यू नॉट हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई हो गया, और यहाँ पर i हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। अब बात यह है कि समाकलन डेल्टा l का मान कितना होगा। समाकलन का अर्थ होता है पूरी चीज को मान बताइए, पूरी चीज जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो पूरी चीज को अगर हमें ज्ञात करना है, पूरी चीज का अगर हमें मान पता करना है, तो वहां पर क्या होता है, देखो हमने लिया था इसका छोटा सा खंड, हमने क्या लिया था, यहां से लेकर यहां तक हमने छोटा सा खंड लिया था इसका ना। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था, छोटा सा खंड। अब हम पूरा ले रहा है, यानी कि इस तार का यहां से लेकर यहां तक हिस्सा डेल्टा एल है। तो पूरा जो हिस्सा होगा, पूरा जो घूम रहा है ये तार, इस तरीके से अगर मैं कर दूं तो ये पूरा तार घूम करके कितना बैठेगा, ये वृत्त की परिधि के बराबर बैठेगा। किसके बराबर बैठेगा, ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि के बराबर बैठेगा। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, वो 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहां पर आप डेल्टा एल बराबर क्या करेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर, चूंकि 2 पाई आर क्या होती है, यहां पर होती है वो वृत्त की परिधि। क्या होती है, वो वृत्त की परिधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, वृत्त की परिधि। सही है। तो यहां पर आप क्या करिएगा, यहां पर लिख दीजिए 2 पाई आर। गुणा में क्या लिख दिया आपने, 2 पाई आर। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसे काट दीजिए तो दो बार कट गया। क्या बचा, b बराबर बचा यहाँ पर म्यू नॉट और i, और देखो इस r से क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर कट जाएगा। तो नीचे बचा म्यू नॉट i, यहाँ पर नीचे कितना बचा, 2r। म्यू नॉट बचा, यहाँ पे i बचा, और क्या बचा, 2 बचा, और एक r से वो r कट गई तो क्या बचा, यहाँ पे r बचा। और ये वाला जो सिस्टम निकल के आया, ये क्या है, किसी धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर कुंडली की बात की जा रही है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, संख्या n है, तब जब कुंडली में फेरों की संख्या n होगी तो आप क्या करिएगा, ये जो समीकरण है इसी को क्या कर दीजिए, बस इसमें आप गुणा कर दीजिए कितने का, n का। तो n म्यू नॉट i अपॉन 2r जो यहां पर निकल करके आएगा, यही क्या है, किसी भी धारावाही जो कुंडली है उसका, उसके केंद्र पर जो मान होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो कितना होता है, b बराबर म्यू नॉट i बट्टे कितना 2r। ये कब है, जब तार कैसा है, अकेला है, एक फेरा है। अगर फेरों की संख्या इसमें कितनी कर दी गई है, n कर दी है, तो n का मल्टीप्लाई कीजिएगा, म्यू नॉट i और बट्टे क्या हो गया आपका 2r, और यही क्या होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे करके आप जो है इसका मात्रा लिख लेंगे। ठीक है। ये वाला जो अभीष्ट व्यंजक जो बन के आया है, यही क्या है, किसी भी कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान होता है। आप यहां तक क्या है समझ गए हैं, और इसे क्या करें, नोट करें। चलिए इसी पे आधारित एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 40 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक लूप है और उस लूप के केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जबकि वो लूप की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 40 मीटर है, और उसमें जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि r बराबर उसकी जो त्रिज्या है वो 40 मीटर है, I बराबर उसमें धारा बह रही है 5 एम्पियर, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र आपके लिए फाइंड करना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाया है, v बराबर क्या होता है आपका, v बराबर होता है म्यू नॉट I, और यहाँ पर कितना होता है, 2r होता है। ये वाला फॉर्मूला जब हमने यहाँ पर लगाया तो म्यू नॉट का मान जो होता है वो 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 होता है। म्यू नॉट बराबर कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। आई का वैल्यू लगा दिया आपने कितना, 5 एम्पियर लगा दिया, और 2 लगाया, और आर का वैल्यू कितना लगा दिया आपने, 40 लगा दिया। तो ये सारी चीजें लिख के क्या है यहाँ पे आ गई, तो ऐसा हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से इस 40 को काट दिया, 4 × 40 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचता है, पाई बचता है, 10 की पावर -7 बचता है, और आपका जो है साथ ही क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। साथ ही कितना बच जाएगा यहाँ पर 5 बचेगा। साथ ही कितना बचेगा 5, और 5 से जब हमने इसको 10 को काट दिया, 5 से हमने कितना काट दिया, 10 को काट दिया, तो 5 दूनी कितना हो गया
दो बार कट गया, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, दो दूनी कितना 4 बचा है, ऊपर बचा पाई 10 की पावर -7, 4 से इसको काटा 10 बार, 5 से काटा 2 बार, दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है। अब नीचे आकर के हमने क्या किया 3.14, यानी कि अब यहां से पॉइंट हटा के हमने दो पावर कर दी माइनस की, ये हो गया 314। ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, ओ सॉरी 10 की पावर -4 कितना हो गया, दोनों मिला के 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6। और जब हमने 4 का भाग लगाया कितने में, इसमें, फिर हम क्या करेंगे 4 का भाग लगा देंगे 314 में, तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आएगा 78.5, कितना आएगा 78.5। और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये गलत लिख गया, 10 की पावर कितना है -7 है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -7, और ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कितना होगा 78.5 गुणा 10 की पावर -9 टेस्ला होगा। यहाँ पर हमने पॉइंट हटाने के बाद क्या है, यहाँ पर पॉइंट हटाया, यहाँ 10 की पावर -2 किया है, दोनों को जोड़ के 10 की पावर -9 कर दिया। 4 का भाग आप 314 में लगाइएगा तो कितना आएगा 78.5 आएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को जो है कर पाएंगे। ऐसे और भी न्यूमेरिकल होंगे उन्हें भी कर पाएंगे। अब एक नया नियम हम समझते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्तर वैद्युतिकी में गॉस का नियम पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ चुंबकत्व में भी क्या है, एक नियम है जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, एम्पियर का परिपथीय नियम इसको कहा जाता है। और ये भी सेम वैसे ही है जैसे वहां पर क्या था, गॉस का नियम था। तो ये महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है। तो चलिए समझते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या है। इसके जो अनुप्रयोग होंगे वो क्या होंगे वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल हम स्टेटमेंट समझते हैं और इसका प्रूफ समझते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक नया टॉपिक और एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। हम जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट में इस लेसन को हम यहीं पे खत्म करेंगे, फिर एक नए लेसन को पढ़ेंगे और वहां पर फिर क्या है, कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिनसे क्या होगा, यहाँ पर हमारे एग्जाम में काफी बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे, उन पर भी टॉपिक करेंगे। तो फिलहाल एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। चलिए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ पे हमने लिखा है, इस नियमानुसार किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश, किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि यदि मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक है, क्या है, कोई परिपथ है या कोई बंद पथ है, तब उससे अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन उस पथ से संबंधित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे हमने गॉस की प्रमेय में क्या पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स, वह किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसा पढ़ा था। लेकिन ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, दोनों में कंपैरिजन करना आप अपने नोट्स में। तो यहां पर ये कहा गया है कि किसी परिपथ या किसी बंद परिपथ से संबद्ध, यानी कि उसमें जो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्योंकि हम अब चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय वहां पे क्या लिया गया है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है, क्या लिया गया है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किन किन चीजों में चेंज किया गया, वहां विद्युत फ्लक्स था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर क्या था, वहां पर आपका कुल आवेश था, यहां पर कही गई है कुल धारा, और वहां पर 1/ε0 गुना था, यहां पे क्या कहा गया है, म्यू नॉट गुना कहा गया है। तो इसको क्या है, रट्टा मार ले, एम्पियर का परिपथीय नियम कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात यह उसका मैथमेटिकली रूप है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसका ये क्या कर दिया है, हमने dl लिख करके रेखीय समाकलन कर दिया है, और ये समाकलन के चिन्ह पर क्या है, हमने ये जो गोला ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, कैसे इसका पेट हमने क्या कर दिया है, ये करके ऐसे कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बंद परिपथ की बात कर रहा है, बंद पथ की बात कर रहा है, और बंद पथ का जो समाकलन है, रेखीय समाकलन है, वो उससे संबंध जो धारा होती है उसका कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ऐसी चीज यहाँ पर क्या है लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये म्यू नॉट गुना होता है।
तो B इंटू डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई हो गया। कितना हो गया, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, कितना हो गया, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या हो जाएगा उसका बहने वाली धारा का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुना हो जाएगा। चलिए अब प्रूफ की बात करते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे, सिद्ध करना है आपको। तो क्या है, इसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक तार लिया है और इस तार के चारों ओर हमने क्या है, एक क्षेत्र बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, क्षेत्र। जो चित्र उधर बना है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। माना एक सीधे चालक तार में आई धारा ऊपर की ओर बह रही है। ये एक तार है जिसमें क्या हो रही है, आई धारा सीधे ऊपर की ओर बह रही है, जिसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मार्ग या पथ है। जिसके चारों ओर क्या है, आर त्रिज्या का हमने एक वृत्ताकार मार्ग बना लिया है, या फिर क्या बना लिया है, वृत्ताकार पथ बना लिया है, जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या हो गया है, O है। यहां पर इसका केंद्र हम मान लेते हैं O है। तो यहाँ पर क्या है, एक सीधा एक चालक तार है जिसमें आई धारा क्या हो रही है, ऊपर की ओर बह रही है, जिसके चारों ओर आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग या पथ है, जिसका केंद्र O है। वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु पर वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु पर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो वृत्ताकार पथ है इसके किसी भी बिंदु पर जो धारावाही चालक तार है, ये वाला जो तार है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई आर। कितना होगा वो, म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई आर होगा। वो कैलकुलेशन बायो-सावर्ट के नियम से की गई है और उसके आधार पर ये पता चला कि B बराबर क्या है, म्यू नॉट आई बटे कितना होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। ये आपको क्या है, लेके रखना है। यहाँ पे समीकरण नंबर बना दिया हमने 1। अर्थात वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वृत्तीय पथ यहाँ पे लिया गया है उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, समान है, और जिसकी दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है, और उसकी जो दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, स्पर्श रेखीय है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा वही है और स्पर्श रेखा की दिशा भी क्या है, वही है। चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा वही है और स्पर्श रेखा की भी दिशा वही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण होगा थीटा बराबर, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा की भी दिशा वही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वही है, तो कोण क्या होगा, 0 होगा। स्पर्श रेखीय है। यदि इस वृत्तीय पथ को छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान लें। यहाँ पे हमने पहले ही बता चुका हूं कि हम किसी भी चीज को प्रयोग करते हैं तो उसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। तो हमने कहा कि यदि मान लीजिए कि इसे छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए और प्रत्येक लघुखंड की लंबाई कितनी हो, dl हो, यानी कि पूरा जो घेरा ऐसे करके बना है ये छोटे 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 लघुखंडों से मिलकर बना है, एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा ऐसे करके। यानी मान लीजिए कोई चूड़ी है और चूड़ी आपने कांच की तोड़ दी, अब चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है, आप ऐसे करके यों करके यों करके यों करके जोड़ते जाइए और जोड़ करके पूरी जो चूड़ी है उसकी शेप में अगर बना देते हैं तो इसका मतलब ये चूड़ी क्या है, छोटे 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 टुकड़ों से मिलके बनी हुई है, ऐसा होता है। ठीक है, छोटे 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 टुकड़े पूरे गोलाई में मिला दो, पूरी चूड़ी बन गई। तो ऐसे ही हमने ये मान लिया कि ये क्या है, छोटे छोटे लघु खंडों से मिलकर बना, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है ये छल्ला, और काल्पनिक छल्ला है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एल इसकी क्या है, लंबाई है। एक जो खंड है, एक जो टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक आप इसे नोट करें और समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने कहा कि प्रत्येक जो लघुखंड की लंबाई dl है, तब यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो bdl है यानी कि bdl, हम यही तो कर रहे हैं, इसी को बराबर तो हम याद करना चाह रहे हैं कि इसके बराबर क्या होगा। इसके बराबर आपको क्या प्रूव करना है, म्यू नॉट आई गुना, यानी म्यू नॉट आई का कितना, म्यू नॉट गुना, आपको इसके बराबर क्या सिद्ध करना है, म्यू नॉट आई सिद्ध करना है। तो चलिए फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो इसको तो हम क्या करें, अपनी एक साइड में रखें और सिद्ध करेंगे दूसरी साइड में, तो वो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो B इंटू DL बराबर क्या होगा, आप एक चीज जानते होंगे, वो क्या जानते हैं, वो ये होती है कि जब भी A डॉट B की बात की जाती है तो वो क्या होता है, AB cos थीटा होता है। क्या होता है, AB cos थीटा। और जब A क्रॉस B की बात की जाती है तो वो AB sin थीटा होता है ना, इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, डॉट वाला है, बिंदी वाला है। बिंदी वाले प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और गुणा वाले प्रोडक्ट में यानी गुणा में क्या आता है,
साइन थीटा आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन यूं ही रहने देंगे, बी लिखेंगे, डीएल लिखेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे। क्योंकि थीटा बराबर कितना था, 0 डिग्री था, तो कॉस 0 रखेंगे यहाँ पर, तो कॉस 0 बराबर, अब चूंकि क्या, चूंकि थीटा बराबर यहाँ पर आप कितना है, 0 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्पर्श रेखा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा सेम है, तो cos 0 यहाँ पे रखेंगे, तो cos 0 बराबर कितना होता है, वैल्यू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो इंटीग्रेशन BDL बराबर आप सीधा चलाते रहिएगा, इसके बराबर ये है। अब इसका और सरल रूप करके लाते हैं, इसको तो यही चलाना है, इसी के बराबर सिद्ध हो जाएगा कि इसको लेके चल रहे हैं हम, और इसके बराबर क्या आ जाएगा, तो b लिखा, dl लिखा, cos 0 यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन b इंटू dl लिखा आपने, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए cos 0, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, और नीचे आइएगा इंटीग्रेशन b इंटू dl बराबर, यहाँ पर b को बाहर निकाल लो क्योंकि नियतांक है उसका तो समाकलन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन आप क्या लिखिएगा, dl लिखिएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब इसको तो बराबर लेके चल ही रहे हैं हम, तो dl हो गया, अब ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन dl, और इसका कोई यहाँ पे एक तो क्या था वो कट गया। अब मैं फिर से पूछता हूँ आपसे कि इंटीग्रेशन dl का मान क्या है, पहले ये बताओ कि dl क्या है। dl क्या है, मैंने बताया वो जो चूड़ी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, और इंटीग्रेशन अगर कर दें तो उसका मतलब है कि सारे टुकड़े जुड़ करके कितनी लंबाई बैठाएंगे, एक टुकड़े की लंबाई dl है और सारे टुकड़े अगर जोड़ दिए जाएं तो कितनी लंबाई बैठाएंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन dl। तो पूरी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है, और जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइड में, पेपर में भी आपको ऐसे ही दिखाना होगा साइड में, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलता, क्योंकि इसलिए का चिन्ह मुझे नहीं पता कैसा बनता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, dl बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन dl जो होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, कितनी होती है, वृत्त की परिधि। तो जो परिधि होती है, यानी कि अगर आप किसी चीज के चारों ओर यूं घुमाते हैं, अपना आपका गोलाकार क्या है, पार्क है, आप गोल पार्क में गए, ठीक है, चलोगे पार्क में, चलेंगे हैं, चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोल पार्क में गए, यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे करके ये घूम के आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम जो है कितना दूरी चलाए हैं, 2πr दूरी चल के आए हैं। तो चलेंगे तब जो है उसके लिए हम नापेंगे कि क्या वाकई में हम 2πr करके आए हैं। तो ऐसा पार्क देखेंगे जिसमें क्या है, वृत्ताकार पथ होगा, उस पर चल के देखेंगे, ठीक है। तो कितनी दूरी चल के आएंगे, 2πr दूरी चल के आएंगे। तो इंटीग्रेशन b इंटू dl बराबर कितना हो जाएगा आपका b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr, कितना हो जाएगा, 2πr, सही है। b इंटू क्या हो गया, 2πr हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके बराबर इसे ले आए हम। अब b का जो मान है वो समीकरण 1 से लिखिएगा, b का जो वैल्यू है उसे कहां से रख दीजिए आप, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो आपने नोट किया था अभी, तो वहां पे क्या होगा, b का मान क्या करिएगा, b का मान समीकरण 1 से रखने पर, b का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो b का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 से रखने पर रख देते हैं, ठीक है, b का वैल्यू। तो इंटीग्रेशन b इंटू dl और बराबर किसके होगा, b बराबर यहाँ पर कितना है, μ0 I, और बट्टे हमने कितना बताया था आपको, 2πr, और यहाँ पे कितना हो गया, 2πr। b का वैल्यू जो है समीकरण 1 से रखा, तो मैंने कितना रखा, μ0 I बटे 2πr, यही है, ठीक है। 2πr से 2πr कट कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन b इंटू dl बराबर क्या आएगा, μ0 इंटू I आ गया। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही क्या है, यहाँ पे लिख दूं मैं, हंस प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है, हंस प्रूफ। तो b इंटू dl μ0 क्या हो गया, ये आपका I हो गया, v इंटू dl μ0 I, यही क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम है, एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम। अब नीचे लिख देंगे आपकी यही, इसको समीकरण बना दीजिए, कोई भी 1 2 3 4 जो भी आपकी बने, फिर लिख दीजिए कि समीकरण 3 ही क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम है, एम्पियर का परपथीय नियम है। यानी कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या था, वो नियम था कि किसी भी जगह पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी बंद परपथ है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उससे संबंध कुल धारा का μ0 गुना होता है, यही था उसका एम्पियर का परपथीय नियम। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जा